अक्सर हम लोग सोचते हैं कि जब कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल या कोई मास्टरमाइंड हाई सिक्योरिटी जेल की सलाखों के पीछे पहुंच जाता है तो उसकी कहानी वहीं खत्म हो जाती है। हाँ बिल्कुल। मतलब दिमाग में एक तस्वीर बनती है ना कि अब तो लोहे की दीवारें हैं, चौबीसों घंटे पहरा है, तो बाहर की दुनिया से उसका संपर्क पूरी तरह टूट चुका होगा। एक आम इंसान के लिए जेल का मतलब है बस गेम ओवर। सही बात है। हमारी फिल्मों और कहानियों ने हमें यही सिखाया है। मतलब सिस्टम को ऐसा ही काम करना चाहिए। क्राइम किया, पकड़े गए, जेल गए और बाहर की दुनिया सुरक्षित हो गई। एक बहुत ही सीधा और सरल फॉर्मूला है। हाँ, लेकिन असल जिंदगी का सच ना कई बार फिक्शन से भी ज्यादा डरावना और चौंकाने वाला होता है। जरा सोचिए कि ऐसी स्थिति जहां एक शख्स एक बेहद सुरक्षित जेल के अंदर बैठा है और वहीं से एक मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन चला रहा है। वाह, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन। बिल्कुल, बस फर्क इतना है कि ये कोई आम कंपनी नहीं है, बल्कि 80 से ज्यादा कर्मचारियों का एक ऐसा क्रिमिनल सिंडिकेट है जिसका काम है रंगदारी, तस्करी और हत्याएं। और सबसे बड़ी बात, ये सिर्फ लोकल पुलिस का सिरदर्द नहीं है, बल्कि इसकी वजह से दो देशों के बीच कूटनीतिक या डिप्लोमेटिक रिश्ते टूट चुके हैं। ये सच में किसी को भी हैरान कर सकता है। मतलब देखिए, जब हम ऐसी घटनाओं को अलग अलग न्यूज रिपोर्ट्स में देखते हैं तो वो बस एक हेडलाइन लगती हैं। कहीं किसी पे फायरिंग हो गई, कहीं कोई नेता मारा गया। हाँ, टुकड़ों में खबरें आती हैं। बिल्कुल। लेकिन जब इन सब कड़ियों को जोड़ा जाता है ना, तब समझ में आता है कि हम एक बहुत ही जटिल और हाईटेक क्रिमिनल नेटवर्क की बात कर रहे हैं। तो चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। आज की हमारी इस गहरी चर्चा का विषय यही है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का उदय। कैसे कॉलेज की छोटी सी राजनीति से शुरू हुआ एक झगड़ा आज अंतर्राष्ट्रीय अपराध और जियोपॉलिटिक्स का केंद्र बन गया है। और हाँ, आज की हमारी ये चर्चा हवाई बातों पर नहीं है। हमने बेहद पुख्ता स्रोतों को खंगाला है, जैसे इकोनॉमिक टाइम्स, द गार्डियन, द ट्रिब्यून, हिंदुस्तान टाइम्स, पीटीसी न्यूज, संडे गार्जियन और इंडिया टुडे की वीडियो रिपोर्ट्स। और इसमें आधिकारिक जांच एजेंसियों की रिपोर्ट्स भी शामिल हैं। हाँ बिल्कुल, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए की प्रेस रिलीज और कैनेडियन पुलिस जो कि आरसीएमपी है, उसकी खुफिया रिपोर्ट के तथ्य भी इस चर्चा का हिस्सा है। तो हमारा मिशन ये है कि आज के इस इंफॉर्मेशन ओवरलोड के जमाने में, जहां न्यूज चैनल्स बस शोर मचा रहे हैं, हम ये समझें कि आखिर ये पूरा नेटवर्क काम कैसे करता है। सही बात है। मतलब 2010 में पंजाब के एक विश्वविद्यालय में हुआ एक मामूली सा विवाद आज दुनिया भर की हेडलाइंस में क्यों छाया हुआ है। और ये समझना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि देखिए, ये सिर्फ कुछ गैंगस्टर्स की कहानी नहीं है। ये हमारे पूरे सिस्टम की कमजोरियां, तकनीक के डार्क साइड और ग्लोबल पॉलिटिक्स का एक जीता जागता उदाहरण है। तो इससे पहले कि हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें, ये समझना जरूरी है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ। हर बड़ी आग एक छोटी सी चिंगारी से ही भड़कती है ना। बिल्कुल। तो हमें चलना होगा साल 2010 में, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ का कैंपस। वहां छात्र संगठन सोपू यानी स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी के चुनाव चल रहे थे। इन चुनावों में एक लॉ का छात्र खड़ा होता है, एक ऐसा लड़का जो एक संपन्न किसान परिवार से आता है, जिसके परिवार के पास करीब 100 एकड़ से ज्यादा जमीन है और जिसके दाहिने हाथ पर भगवान हनुमान का टैटू है। इस छात्र का नाम था लॉरेंस बिश्नोई, लेकिन वो ये चुनाव बहुत ही कम मार्जिन से हार गया। यहाँ जो सबसे रोचक बात है वो ये है कि कॉलेज की राजनीति अक्सर अपराध जगत का एक बहुत बड़ा प्रवेश द्वार या यूं कहें कि एंट्री गेट बन जाती है। अच्छा। हाँ, मतलब जब कोई छात्र नेता चुनाव हारता है या जीतता है तो उसके लिए अपना दबदबा बनाए रखना सबसे अहम हो जाता है और यहीं से बाहुबल या मसल पावर की जरूरत पड़ने लगती है। यही बात मुझे हमेशा हैरान करती है। मतलब ये ऐसा है जैसे कॉलेज की कैंटीन या हॉस्टल का झगड़ा धीरे धीरे एक इंटरनेशनल माफिया वॉर में बदल जाए। बिल्कुल ऐसा ही होता है। लेकिन मुझे यहाँ एक बात समझ नहीं आती। एक आम छात्र जो लॉ की पढ़ाई कर रहा है, उसे अचानक जग्गू भगवानपुरिया और रॉकी फाजिल्का जैसे पहले से स्थापित और खूंखार गैंगस्टरों का समर्थन कैसे मिल जाता है। मतलब गैंगस्टर्स को एक स्टूडेंट में ऐसा क्या दिखता है कि वो उसे हथियार और बैकअप देने लगते हैं। देखिए, ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल और सिम्बायोटिक रिश्ता है। दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है। वो कैसे? एक स्थापित गैंगस्टर हमेशा नए खून की तलाश में रहता है। उन्हें ऐसे युवा लड़के चाहिए होते हैं जिनके अंदर ऊर्जा हो, जो महत्वाकांक्षी हो और सबसे बड़ी बात, जिनका छात्रों के बीच अच्छा प्रभाव हो। अच्छा, ताकि उनका एक बेस बन सके। बिल्कुल। और पुलिस की नजरों में ये लड़के अक्सर क्लीन होते हैं,
इनका कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होता। दूसरी तरफ इन छात्र नेताओं को विपक्षी गुटों को डराने के लिए ताकत चाहिए होती है, तो गैंगस्टर्स इन छात्रों को हथियार और गुंडे देते हैं और बदले में ये छात्र नेता उन गैंगस्टर्स के लिए नए लड़के रिक्रूट करते हैं और एक तरह का पॉलिटिकल कवर भी देते हैं। वाओ, तो ये अंडरवर्ल्ड के लिए एक तरह का कैंपस प्लेसमेंट या इंटर्नशिप प्रोग्राम जैसा है। हाँ, आप ऐसा कह सकती हैं। ये दोनों के फायदे का एक ऐसा सौदा है जो आगे चलकर बहुत खतरनाक रूप ले लेता है। और इसी गठजोड़ ने बिश्नोई बनाम बम्पीहा की उस खूनी जंग को जन्म दिया जिसने पंजाब और हरियाणा को हिला कर रख दिया। मतलब बदला लेने का एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। सही कहा। हमारे स्रोतों के अनुसार ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। बिश्नोई गैंग ने फरीदकोट में लवी देवरा नाम के एक 25 वर्षीय युवक की हत्या कर दी जो बम्पीहा ग्रुप से जुड़ा था। फिर इसके ठीक जवाब में बम्पीहा गैंग ने 2020 में चंडीगढ़ के एक हाई प्रोफाइल नाइट क्लब के बाहर सोपू के पूर्व अध्यक्ष गुरलाल बराड़ को गोलियों से भून दिया। हाँ, वो बहुत बड़ी खबर थी। और बात यहीं नहीं रुकी। 2021 में मोहाली में विकी मिड्डू खेड़ा की सरेआम हत्या कर दी गई, जो बिश्नोई का बहुत करीबी दोस्त और रणनीतिकार माना जाता था। बिल्कुल। विकी मिड्डू खेड़ा की मौत बिश्नोई के लिए एक बहुत बड़ा निजी झटका था। इसके बाद उसने खुला ऐलान किया था कि जो भी इन हत्याओं से जुड़ा है उसे बख्शा नहीं जाएगा। बदला। हाँ, इस एक घटना ने एक स्थानीय छात्र गुट की लड़ाई को एक फुल फ्लेज सिंडिकेट वॉर में बदल दिया। मतलब अब उनका ऑपरेशन सिर्फ चंडीगढ़ या पंजाब तक सीमित नहीं था, बल्कि हरियाणा और राजस्थान की सीमाओं को भी पार कर चुका था। लेकिन कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब मुख्य किरदार जेल चला जाता है। साल 2015 में लॉरेंस बिश्नोई पुलिस की गिरफ्त में आ गया। हाँ। अब आमतौर पर जब कोई गैंग लीडर जेल जाता है तो उसका साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढहने लगता है, क्योंकि वो अपने गुर्गों से कट जाता है। लेकिन यहाँ कहानी बिल्कुल उल्टी चल रही है। बिल्कुल उल्टी। अगस्त 2023 में उसे दिल्ली की हाई सिक्योरिटी तिहाड़ जेल से गुजरात की साबरमती जेल में शिफ्ट किया गया। सुरक्षा इतनी कड़ी कि परिंदा भी पर न मार सके। फिर भी रिकॉर्ड्स बताते हैं कि वो आज 700 से अधिक शूटर्स का एक विशाल नेटवर्क चला रहा है। 700 शूटर्स, किसी मिड साइज आईटी कंपनी के कर्मचारियों की तरह। बिल्कुल। जिनमें से 300 तो अकेले पंजाब में है। ये आखिर कैसे मुमकिन है? यहीं पर तकनीक और सिस्टम की खामियों का संगम होता है। मतलब वो इस पूरे नेटवर्क को चलाने के लिए मुख्य रूप से 2 तकनीकों का इस्तेमाल कर रहा है, डब्बा कॉलिंग और वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी VoIP। अच्छा। और ये तकनीक पुलिस और लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द बन चुकी है। यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई जेल की एक छोटी सी काल कोठरी को अपना हाईटेक कॉल सेंटर या कमांड रूम बना ले। हाँ, बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन ये डब्बा कॉलिंग आखिर बला क्या है? अगर पुलिस को पता है कि वो जेल से बात कर रहा है, तो इस नेटवर्क को काटना या ट्रैक करना इतना मुश्किल क्यों है? देखिए, इसे एक आसान से उदाहरण से समझते हैं। डब्बा कॉलिंग को आप एक जादुई पुल की तरह समझ सकती हैं। जादुई पुल? हाँ, मान लीजिए पुलिस सिर्फ पक्की सड़कों यानी नॉर्मल सेलुलर नेटवर्क पर नजर रख सकती है। जब आप अपने फोन से किसी को कॉल करती हैं, तो वो कॉल नजदीकी टावर से होती हुई जाती है। सही है। पुलिस को तुरंत पता चल जाता है कि आप किस टावर के पास खड़ी हैं। लेकिन ये गैंग्स क्या करते हैं? ये इंटरनेट के रास्ते कॉल करते हैं, VoIP के जरिए। मतलब ये कॉल हवा में उड़कर दूसरे शहर पहुंचते हैं। ओहो। फिर वहां एक डब्बे यानी एक अवैध टेलीफोन एक्सचेंज के माध्यम से उस इंटरनेट कॉल को लोकल रेडियो या सेलुलर फ्रीक्वेंसी में बदल दिया जाता है। अच्छा। तो मतलब पुलिस को ये लगेगा कि कॉल उसी शहर से आ रही है जहां वो डब्बा रखा हुआ है, ना कि जेल से। बिल्कुल सही पकड़ा। इससे कॉल की असली लोकेशन, जो कि जेल है, और IP एड्रेस दोनों पूरी तरह से छिप जाते हैं। ये तो बहुत स्मार्ट है। अब पुलिस उस लोकेशन को ट्रैक करती है, जो कि किसी दूसरे राज्य का कोई छोटा सा कमरा होता है। जब तक पुलिस टीम उस कमरे तक पहुंचती है और दरवाजा तोड़ती है, तब तक सिस्टम किसी दूसरे डब्बे पर शिफ्ट हो चुका होता है। ये एक ऐसा तकनीकी सुरक्षा कवच है जिसे भेदना बहुत मुश्किल है। ये तो बहुत ही शातिर दिमाग का काम है। लेकिन एक मिनट, इस सब के लिए इंटरनेट चाहिए, स्मार्टफोन चाहिए। हाँ बिल्कुल। तो गुजरात की साबरमती जेल में एक कैदी के पास 24 घंटे निर्बाध इंटरनेट और स्मार्टफोन पहुंचना बिना सिस्टम की मिलीभगत के कैसे संभव है? यही तो इस पूरी कहानी का सबसे काला सच है। बिना अंदरूनी मदद के ये सब मुमकिन ही नहीं है।
जेल के गार्ड्स, पुलिस अधिकारी या प्रशासन के कुछ भ्रष्ट लोगों की मदद के बिना एक स्मार्टफोन जेल की बैरक तक नहीं पहुंच सकता। सही बात है। इसी ऑर्गेनाइज तरीके को देखते हुए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने खुद अपनी रिपोर्ट में इस नेटवर्क की तुलना दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से की है। बाप रे, डी कंपनी, ये कोई छोटा मोटा कंपैरिजन नहीं है। बिल्कुल नहीं। और जब आपके पास 700 शूटर्स की फौज हो और पुलिस को चकमा देने वाली डब्बा कॉलिंग जैसी तकनीक हो, तो जाहिर है अगला कदम पावर, पैसा और खौफ बढ़ाना ही होगा। हाँ, और क्या। और मुझे लगता है कि यहीं से बॉलीवुड सेलिब्रिटीज को निशाना बनाने की शुरुआत हुई। जब हम इस गैंग की बात करते हैं तो सबसे पहला नाम जो हर जगह गूंजता है वो है सलमान खान। लेकिन मेरा सवाल ये है कि एक लोकल गैंग एक इंटरनेशनल बॉलीवुड सुपरस्टार के पीछे क्यों पड़ेगा? मतलब क्या ये सिर्फ करोड़ों रुपए की रंगदारी मांगने का मामला है? देखिए, पैसे से कहीं ज्यादा ये एक इमेज बिल्डिंग और सिंबल का मामला है। वो कैसे? अगर आप याद करें तो 1998 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान सलमान खान पर काले हिरन के शिकार का आरोप लगा था। अब बिश्नोई समाज प्रकृति प्रेमी है और वो उस काले हिरन को भगवान की तरह पूजता है। अच्छा, हाँ, वो केस तो बहुत फेमस है। यहीं से एक क्रिमिनल माइंडसेट अपना खेल खेलता है। लॉरेंस ने इस धार्मिक और सामाजिक भावना को एक हथियार बना लिया। उसने सलमान खान को खुलेआम धमकी देकर सिर्फ अपना कोई पुराना बदला नहीं लिया, बल्कि अपनी कम्युनिटी के युवाओं की नजरों में खुद को एक रक्षक या रॉबिनहुड के तौर पर पेश किया। ओह, मतलब वो क्राइम को एक तरह की धार्मिक या सामाजिक वैधता देने की कोशिश कर रहा है। बिल्कुल। ये तो एक बहुत ही कैलकुलेटेड मूव है। और ये सिर्फ हवाई बातें या धमकियां नहीं थीं। 2024 में तो मुंबई की गैलेक्सी अपार्टमेंट जहां सलमान खान रहते हैं, उसके ठीक बाहर इन शूटर्स ने फायरिंग तक कर दी। हाँ, सरेआम। लेकिन सलमान खान इकलौते सेलिब्रिटी नहीं है जो इनके निशाने पर हैं। लिस्ट बहुत लंबी है ना? जी हाँ। कपिल शर्मा के कनाडा स्थित कैफे प्रोजेक्ट को लेकर रंगदारी मांगने की खबरें आईं। हाँ। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के बड़े नाम जैसे एपी ढिलोन और गिप्पी ग्रेवाल के कनाडा स्थित घरों पर भी फायरिंग करवाई गई। और हाल ही में बात करें तो मशहूर सिंगर दिलजीत दोसांझ के मैनेजर गुरप्रताप कंग के घर के बाहर भी गोलियां चली, जिसे गैंग ने बाकायदा अपनी तीसरी चेतावनी कहा था। और इन सबसे बड़ी घटना जिसे कोई नहीं भूल सकता वो थी 29 मई 2022 की पंजाब के मानसा जिले के जवाहर के गांव में मशहूर गायक सिद्धू मूसेवाला के दिन दहाड़े सरेआम हत्या कर दी गई। हाँ, बहुत दर्दनाक था वो। इस मर्डर ने पूरी दुनिया को हिला दिया था। और इसकी जिम्मेदारी किसने ली? कनाडा में बैठे गोल्डी बराड ने। इसके अलावा मुंबई में सरेआम 66 वर्षीय एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री बाबा सिद्दीकी की हत्या को भी इसी नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है। अगर हम कानूनी कार्रवाई की बात करें तो एनआईए कोर्ट ने चंडीगढ़ में गोल्डी बराड को भगोड़ा घोषित कर दिया है और उसे पेश होने के लिए 30 दिन का अल्टीमेटम दिया है। मूसेवाला मर्डर केस में कुल 34 लोग नामजद आरोपी हैं, जिनमें से एक व्यक्ति जीवनजोत सिंह उर्फ जुगनू को पुलिस ने सबूतों के अभाव में क्लीन चिट भी दे दी है। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर के साथ जोड़ें तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इन मशहूर हस्तियों पर हमले करना सिर्फ किसी निजी दुश्मनी या तुरंत पैसे ऐंठने के लिए नहीं है। तो फिर क्या है? ये असल में मीडिया में अपनी खौफ की ब्रांडिंग या फियर ब्रांडिंग करने का एक बहुत ही सोचा समझा और आक्रामक तरीका है। खौफ की ब्रांडिंग? ये तो किसी पीआर एजेंसी या कॉर्पोरेट मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की तरह लगता है। बिल्कुल वैसा ही है। लेकिन मुझे एक बात बताइए, क्या ग्लैमर और अंडरवर्ल्ड का ये रिश्ता हमेशा से ऐसा ही रहा है या फिर आजकल के सोशल मीडिया ने इसे और भी ज्यादा खतरनाक और तेज बना दिया है? देखिए, ग्लैमर और अपराध का गठजोड़ कोई नई बात नहीं है। 90 के दशक में मुंबई अंडरवर्ल्ड ने भी यही किया था। वो फिल्म मेकर्स को धमकाते थे, पैसे लगाते थे। लेकिन आज सोशल मीडिया ने गेम पूरी तरह बदल दिया है। सोशल मीडिया की वजह से सब इंस्टेंट हो गया है। हाँ, पहले अपराध छुपकर किए जाते थे, कोई सबूत नहीं छोड़ना चाहता था। आज क्या होता है? हत्या के 15 मिनट बाद ही फेसबुक या इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट आती है जिसमें पूरी दुनिया के सामने उस कत्ल की जिम्मेदारी ले ली जाती है। वाओ! जब आप सलमान खान जैसे सुपरस्टार को धमकी देते हैं या एपी ढिल्लों के घर फायरिंग करवाते हैं, तो रातों रात आपकी दहशत लोकल अखबारों से निकलकर इंटरनेशनल मीडिया में छा जाती है। सही बात है, फ्री पब्लिसिटी। और इस दहशत का सीधा फायदा क्या होता है? जब यही गैंग अगले दिन किसी आम बिल्डर या व्यापारी को रंगदारी के लिए फोन करता है, तो वो आदमी बिना पुलिस के पास जाए, बिना कोई सवाल किए चुपचाप पैसे दे देता है। क्योंकि वो डर जाता है। बिल्कुल, क्योंकि उसे पता है कि ये लोग सलमान खान के घर तक पहुंच सकते हैं,
तो मेरी क्या बिसात है? सच में बहुत डरावना है। एक तरह से उन्होंने डर को ही अपना सबसे बड़ा प्रोडक्ट बना लिया है। लेकिन कहानी सिर्फ रंगदारी तक नहीं रुकती। जी नहीं। इस खौफ की ब्रांडिंग ने न सिर्फ देश के अंदर आम लोगों को डराया है, बल्कि दो देशों की सरकारों के बीच भी एक बड़ा कूटनीतिक और डिप्लोमेटिक भूचाल ला दिया है। यहाँ से ये पूरी दास्तान एक क्राइम थ्रिलर से निकलकर इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल सस्पेंस में बदल जाती है। बिल्कुल, जब हम जांच एजेंसियों के दस्तावेज देखते हैं तो साफ हो जाता है कि ये अब सिर्फ एक गली मोहल्ले का या लोकल एक्सटॉर्शन गैंग नहीं रह गया है। ये राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है। स्रोतों के मुताबिक एनआईए ने बिश्नोई गैंग और बबर खालसा इंटरनेशनल यानी बीकेआई के बीच टेरर नेक्सस के मामले में 22वें आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दायर की है। मतलब अब बात आतंकवाद तक पहुंच गई है। इस गैंग पर आरोप है कि वे पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स से हथियार, ड्रग्स और विस्फोटक मंगवा रहे हैं। आपको याद होगा गुजरात पुलिस ने 39 किलो हेरोइन जब्त की थी, जो इसी क्रॉस बॉर्डर नेटवर्क से जुड़ी थी। हाँ, बिल्कुल याद है। और सबसे चौंकाने वाली बात, मई 2022 में मोहाली में पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर जो आरपीजी यानी रॉकेट प्रोपेल्ड ग्रेनेड से हमला हुआ था, वो भी इसी गठजोड़ का हिस्सा बताया गया है। मतलब एक लोकल गैंग रॉकेट लॉन्चर चला रहा है। ये वो बिंदु है जहां मामला पूरी तरह से एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस बन जाता है। लेकिन इसी बीच अगर हम दुनिया के दूसरे कोने में देखें, कनाडा में, तो वहां एक बिल्कुल ही अलग नैरेटिव चल रहा है। हाँ, और यहाँ हमें बहुत सावधानी से और निष्पक्ष होकर रिपोर्ट किए गए तथ्यों को देखना होगा। कनाडा सरकार ने बिश्नोई गैंग को आधिकारिक तौर पर अपने देश में एक आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन विवाद की असली जड़ कुछ और है। हाँ, जो आरोप उन्होंने लगाए हैं। बिल्कुल। कनाडा की पुलिस, आरसीएमपी और वहाँ की सरकार ने एक बेहद संगीन आरोप लगाया है। उनका कहना है कि भारतीय राजनयिक यानी इंडियन डिप्लोमैट्स बिश्नोई गैंग का इस्तेमाल कनाडा की धरती पर मौजूद सिख अलगाववादियों को निशाना बनाने के लिए कर रहे हैं। इन आरोपों में हरदीप सिंह निज्जर और सुखदूल सिंह गिल, जो कि खुद बम्बिहा गैंग से जुड़ा हुआ था, उनकी हत्याओं का जिक्र प्रमुखता से किया गया है। और भारत सरकार ने इन आरोपों पर बहुत ही सख्त और तीखी प्रतिक्रिया दी है। भारत ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है और इन्हें बेतुका और राजनीति से प्रेरित बताया है। हाँ, पूरी तरह से खारिज कर दिया। भारत का स्पष्ट कहना है कि कनाडा सरकार अपनी घरेलू राजनीति के लिए आरोप लगा रही है और सबूतों के नाम पर कुछ नहीं दे रही। इस पूरे विवाद का नतीजा ये हुआ कि दोनों देशों ने एक दूसरे के वरिष्ठ राजनयिकों को देश से निकाल दिया। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है कि कैसे एक ही आपराधिक नेटवर्क को लेकर दो देशों का नजरिया इतना अलग हो सकता है। सही बात है। एक तरफ भारत इस गैंग को पाकिस्तान समर्थित टेरर नेक्सस का हिस्सा मानता है, जो भारत में हथियार और ड्रग्स भेजकर अस्थिरता फैला रहा है, और दूसरी तरफ कनाडा इसे एक कूटनीतिक विवाद के केंद्र में रखकर भारत पर ही आरोप लगा रहा है। मतलब एक क्रिमिनल गैंग अचानक इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का मोरा बन गया है। तो इस सब का आखिर मतलब क्या है? जब बात लोकल पुलिस थानों और क्राइम ब्रांच से निकलकर इंटरनेशनल दूतावासों, गृह मंत्रालयों और प्रधानमंत्री कार्यालयों तक पहुंच जाए, तो क्या ऐसे विशाल सिंडिकेट को खत्म करना किसी एक देश के कानूनी दायरे के भीतर संभव रह जाता है? देखिए, यही आज की ग्लोबल दुनिया की सबसे बड़ी चुनौती है। ट्रांसनेशनल क्राइम यानी सीमाओं के पार होने वाले अपराधों को रोकने के लिए ट्रांसनेशनल सहयोग की ही जरूरत होती है। जब तक दो देशों की पुलिस मिलकर काम नहीं करेगी, ये गैंग्स पनपते रहेंगे। और जब भारत और कनाडा जैसे देशों के बीच कूटनीतिक संबंध टूट जाते हैं या उन पर अविश्वास हावी हो जाता है, तो इंटेलिजेंस और जानकारी साझा करना पूरी तरह बंद हो जाता है। और इसका फायदा क्रिमिनल्स को मिलता है। बिल्कुल। इसी कम्युनिकेशन गैप का फायदा उठाकर ये आपराधिक सिंडिकेट और भी ज्यादा मजबूत होते हैं। वो अच्छी तरह जानते हैं कि देशों की आपसी लड़ाई और अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का इस्तेमाल जांच एजेंसियों को उलझाने और खुद को बचाने के लिए कैसे किया जा सकता है। ये वाकई में बहुत ही गहरी और सोचने वाली बात है। आज की इस चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने कई चौंकाने वाली चीजें सीखी। हमने देखा कि कैसे 2010 में पंजाब यूनिवर्सिटी के एक साधारण छात्र चुनाव की हार से उठी चिंगारी ने एक ऐसा बड़ा रूप ले लिया जिसने पूरे सिस्टम को हिला दिया। बिल्कुल।
हमने गहराई से समझा कि कैसे जेल की चारदीवारी में बैठा एक व्यक्ति डब्बा कॉलिंग और इंटरनेट जैसी तकनीक का इस्तेमाल करके बाहर 700 शूटर्स का एक अदृश्य नेटवर्क चला रहा है। हाँ, हमने ये भी जाना कि कैसे मशहूर बॉलीवुड हस्तियों और सिंगर्स को निशाना बनाकर खौफ की ब्रांडिंग की जा रही है ताकि आम व्यापारी से रंगदारी वसूली जा सके, और अंत में कैसे हथियारों की तस्करी के पाकिस्तान कनेक्शन से लेकर कनाडा की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं तक फैले इस नेटवर्क ने 2 लोकतांत्रिक देशों के कूटनीतिक रिश्तों को चौराहे पर ला खड़ा किया है। ये सब ये साबित करता है कि आज के दौर में अपराध की कोई एक भौगोलिक सीमा, कोई एक शहर या कोई एक दायरा नहीं होता। बिल्कुल। और हमें ये भी समझना होगा कि जब तक हम सिस्टम के भीतर मौजूद असली खामियों को दूर नहीं करते, चाहे वो जेल के अंदर की सुरक्षा और भ्रष्टाचार हो या फिर पुलिस और नई तकनीक के बीच का तालमेल, हाँ, तब तक सिर्फ कुछ गैंगस्टरों को एक जेल से निकालकर दूसरी जेल में शिफ्ट कर देने से ये समस्या कभी खत्म नहीं होगी। अपराध अब सड़कों पर कम और नेटवर्क्स पर ज्यादा लड़ा जा रहा है। बिल्कुल। एकदम सही बात है। और इसी से जुड़ा एक ऐसा विचार मेरे मन में आ रहा है जो शायद हर उस इंसान को डरा दे जो भविष्य की तकनीक के बारे में सोचता है। आज हमने बात की कि कैसे जेल में बैठा एक शख्स महज डब्बा कॉलिंग और VoIP जैसी पुरानी तकनीकों का इस्तेमाल करके अपना इतना बड़ा साम्राज्य बेखौफ चला रहा है और सिस्टम उसे रोक नहीं पा रहा। हाँ, पुरानी तकनीक से। आप जरा भविष्य की कल्पना कीजिए। आने वाले कुछ सालों में जब ये अंडरवर्ल्ड सिंडिकेट्स, डीप फेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वॉइस क्लोनिंग और अट्रेस न हो सकने वाले एन्क्रिप्टेड ब्लॉकचेन जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का पूरी तरह से इस्तेमाल करना सीख लेंगे, तब क्या होगा? बाप रे, वो तो बहुत डरावना होगा। बिल्कुल। क्या हमारी वर्तमान कानूनी संरचनाएं, हमारी अदालतें और हमारी जेल प्रणालियां कभी भी इस तेजी से बदलती तकनीक को पछाड़ पाएंगी, या फिर हम हमेशा इन हाईटेक अपराधियों से एक कदम पीछे ही भागते रहेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हमारे भविष्य की सुरक्षा तय करेगा। इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज की ये गहरी चर्चा हम यहीं समाप्त करते हैं। जुड़ने के लिए धन्यवाद।